तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। मैंने आप सभी को होमवर्क दिया था बिजनेस साइकिल रिवाइज करने के लिए, और इसको रिवाइज करने के लिए सबसे पहले मतलब यहाँ से देखते हैं बिजनेस साइकिल कहाँ गया भाई हमारा। ओके, ये रहा टुवर्ड्स द एंड। ये देखिए, आइए मेरे साथ साथ पढ़िए फटाफट से। मैडम कहाँ गई जो आगे बैठती थी हमारी? मैडम, हाँ, और आपकी साथ वाली पड़ोसी मैडम नहीं बात होती, लड़ाई हो? चलो, आस पड़ोस में बच्चे मतलब क्या चल रहा है, अभी लगाता हूँ सबको कॉल। बिजनेस साइकिल, इसका आपने पढ़ा होगा। बिजनेस साइकिल रेफर्स टू ऑल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटीज एज मैनिफेस्टेड इन फ्लक्चुएशन इन मेजर्स ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जब हम बिजनेस साइकिल की बात कर रहे हैं ना बच्चों, यहाँ पे आप मैक्रो लेवल पे थोड़ी सी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ले रहे होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे जीडीपी, जीएनपी, एम्प्लॉयमेंट लेवल, इनकम लेवल, इन्फ्लेशन, इन सब के रिगार्डिंग। जैसे यहाँ पे देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट इसका ये वाला डायग्राम, दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ये डायग्राम बड़ी डिटेल में पढ़ा भी होगा। इस साइड पे आता है रियल जीडीपी, दैट इज जीडीपी जहाँ पे इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटा दिया जाता है। नॉमिनल जीडीपी नहीं आता। कौन सा जीडीपी आता है? रियल जीडीपी। यहाँ पे एक्सपेंशन होता है, फिर पीक आता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन के भी कई सारे फेजेस होते हैं बच्चों। कौन कौन से फेज होते हैं? सबसे पहला फेज कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिसेशन, फिर डिप्रेशन, फिर उसके बाद ट्रफ आता है। ट्रफ इज द लोएस्ट पॉइंट। फिर उसके बाद ये रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने आपको इस तरीके से समझाया हुआ है कि और इसी तरीके से इकोनॉमी चलती रहती है। ये एक साइकिल शुरू होता है यहाँ से और इस तरीके से जाता है और इस तरीके से जाके यहाँ तक पहुँचता है। ठीक है ना? इसके बाद इसके अंदर आप एक देखेंगे एक डॉटेड लाइन बनी होगी, इसे बोलते हैं ट्रेंड लाइन। कि अल्टीमेटली हमारा इकोनॉमी का जो पोजीशन होगा किसी भी बिजनेस साइकिल को ख़त्म होने के बाद, स्टार्टिंग ऑफ द इकोनॉमी एंड एंडिंग ऑफ द बिजनेस साइकिल पे बेटर पोजीशन में ही होगा हमेशा। तो इसे ट्रेंड लाइन बोलते हैं। समझ में आ रही है यहाँ तक? इसके बाद यहाँ पे बिजनेस साइकिल के अंदर पढ़िए, बिजनेस साइकिल के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। बिजनेस साइकिल आर कॉन्टेजियस एंड आर इंटरनेशनल इन कैरेक्टर। दिमाग में एग्जाम्पल रखिए कोविड-19, सबसे बढ़िया और सबसे ताज़ा एग्जाम्पल, लेटेस्ट एग्जाम्पल। कोविड-19 एक इंटरनेशनल फिनोमिना था, आज के टाइम पे भी चल रहा है, हर कंट्री को इफेक्ट कर रहा है। दे बिगिन इन वन कंट्री, चाइना में चला एंड मोस्टली स्प्रेड टू अदर कंट्रीज थ्रू ट्रेड रिलेशंस। द फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ न्यू बिजनेस टू डिसाइड ऑन एंट्री इनटू द मार्केट। भाई मार्केट में कब एंट्री करनी है, ये नए वाले बिजनेस के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। यूजुअली आपने देखा होगा जब भी इकोनॉमी बूम पे चल रही होती है तभी नए नए बिजनेस आते हैं। जैसे जब हमारी इकोनॉमी बूम पे आई थी तो आपने देखा होगा बहुत सारे भर भर के आईपीओ निकले थे। ठीक है ना? ये देखिए, ये सारे फेजेस को बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, ये तो बात की बात है। ये देखिए एक एक करके आइए इसको रिवाइज करते हैं। ध्यान रखिएगा अभी मैं इसके ऊपर रिवीजन पे फोकस कर रहा हूँ। एक्सपेंशन, द एक्सपेंशन फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज। सब कुछ बढ़ रहा है भाई, आउटपुट बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, एडी बढ़ रहा है, कैपिटल, कंज्यूमर का खर्चा, सेल्स, प्रॉफिट, स्टॉक प्राइस, बैंक क्रेडिट। पीक अपने टॉप पे पहुंच चुका है, टॉप हाईएस्ट पॉइंट। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है टर्नओवर पॉइंट, पॉइंट ऑफ टर्नओवर। जो ट्रफ होता है और जो पीक होता है इसे टर्नओवर पॉइंट्स भी बोलते हैं। इसके बाद इकोनॉमी चेंज हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, सब कुछ गिर रहा होता है। वंस पीक्ड डिमांड इज हॉल्टेड, मतलब सब कुछ गिरना शुरू होता है। ट्रफ, इट इज़ द डेप्थ ऑफ डिप्रेशन, सबसे बॉटम मोस्ट लेवल, सबसे गिरा हुआ लेवल। इसके कुछ रीज़न क्या होते हैं बच्चों, इसके रीजंस क्या होते हैं, व्हाट आर द रीजंस?
A noteworthy characteristic of these economic fluctuations is that they are recurrent. Recurrent का मतलब क्या हो गया? Recurrent का मतलब क्या हो गया? बार बार होंगे। ये बंद कर दो दरवाजा। Recurrent का मतलब क्या हो गया? कि ये इवेंट्स बार बार होंगे। क्या हर बारी रीजन सेम होगा? क्या हर बारी रीजन सेम होगा? वेरी गुड वृंदा गुप्ता, रेगुलर अकरिंग। क्या रीजन हर बारी सेम होगा? नहीं, हर बारी रीजन सेम नहीं होगा, बट ये जरूर है कि हर बारी होगा बिजनेस साइकिल। जैसे मैंने आपको क्लासेस के दौरान भी एग्जांपल दिए कि 2008-2009 के अंदर इकोनॉमिक मेल्टडाउन आया था ड्यू टू रियल एस्टेट बबल, जो कि अमेरिका से शुरू हुआ था। 2002 के अंदर .com बबल आया था वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़ा। 1920s के अंदर आया था एक ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, और छोटे मोटे डिप्रेशंस के फेजेस आए हैं। अकर पीरियडिकली, इसके कई सारे कॉजेज होते हैं। कुछ इंटरनल कॉजेज, देखो कई सारे एग्जांपल्स है यहाँ पे, आप एक एग्जांपल और भी ऐड कर सकते हैं। कोविड पैंडेमिक, कोविड पैंडेमिक कौन से साल में आया? 2019 के अंदर। इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं? कुछ होते हैं इंटरनल कॉजेज, एक्सटर्नल कॉजेज। इंटरनल मतलब एग्रीगेट डिमांड के 4 वेरिएबल्स C + I + G + X - M, अगर इनमें से किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई भी चेंज आएगा, C मतलब ये रहा इफेक्टिव डिमांड, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, मैक्रो पॉलिसी, मनी सप्लाई, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। एक्सटर्नल मतलब वॉर। आज के टाइम पे इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है वॉर का? रशिया यूक्रेन। मुझे बताइए आपको क्या लगता है यूक्रेन के अंदर, वहां पे यूक्रेन के अंदर क्या आज के टाइम पे बूम चल रहा होगा? बड़ा जबरदस्त रिसेशन चल रहा है वहां पे, जबरदस्त रिसेशन चल रहा है। प्रॉब्लम समझ पा रहे? वॉर हो गया ना। अब वॉर जब खत्म होगा उसके बाद क्या होगा? टेक्नोलॉजी शॉक्स और उस तरीके से, समझ पा रहे? तो ये सारे कहीं ना कहीं मेन रीजंस होते हैं बिजनेस साइकिल के आकर होने के। तो सिंपल सा ही है। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको होमवर्क दिया था रिवाइज करने के लिए। होपफुली आपको बिजनेस साइकिल समझ में आ गया होगा। इसके अंदर कोई ज़्यादा दमदार चैप्टर नहीं है, बट ये है बहुत सिंपल एंड स्कोरिंग चैप्टर है। फटाफट से मुझे बताएं, क्या ये वाला टॉपिक आपको क्लियर है? क्या आगे बढ़ सकता हूँ? बोलो यस और नो। ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी बता दें जल्दी से, शाबाश। यस सर। यस, वेरी गुड। अरे आ जाओ जी, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, शाबाश। आ जाइए, सप्लाई शुरू करते हैं। क्या हाल है भाई आपके? गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब तबीयत ठीक है आपकी? तबीयत ठीक है अब आपकी? क्या बहाना मार रहे थे? नहीं, वो तो बहुत पहले की। फिर आ क्यों नहीं रहे थे? चलो ये भी बात ठीक है, मस्ती में एकदम। तो लेक्चर्स वगैरह का बैकअप कंप्लीट किया मैंने, जो ग्रुप में शेयर किया था। कौन सा टॉपिक करवाया था लास्ट? याद कर रहे हैं? चलो कोई बात नहीं, हाँ याद भूल गए, अच्छा टॉपिक भूल गए, चलो ये भी बात ठीक। चलो आइए, अब सप्लाई से शुरू करने जा रहे हैं। सप्लाई से शुरू करने जा रहे हैं। सप्लाई चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक है। आप सभी ने अगेन नोट्स उसी तरीके से मेंटेन करने हैं जैसे मैंने आपको बताया था। पतले वाले नोट्स निकाल लीजिए जो आपको प्रोवाइड करे गए हैं, और उसके अंदर जो जो मैं कह रहा हूँ लिखते चले जाए। चैप्टर नंबर 2, इसके अंदर 3 पार्ट्स थे, डिमांड कर चुके हैं, वेरी हैवी टॉपिक, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। कंज्यूमर बिहेवियर लास्ट क्लास में डन। अब तीसरा टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज बाय द नेम ऑफ सप्लाई। बच्चों मुझे बताइए, जैसे डिमांड एक बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से था, सप्लाई किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं हम? सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेलर, प्रोड्यूसर, दुकानदार, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात चल रही है। यहाँ पे हम क्या क्या बात करते हैं? अलग अलग क्वांटिटी, वो अलग अलग प्राइस के ऊपर जो वो सेल, विलिंग एंड एबल टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस, डिफरेंट क्वांटिटीज ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। सप्लाई जो होता है ये हमारा अगेन एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है।
फटाफट से मुझे बताएं जैसे जैसे, चलो मैं इसको आगे डिस्कस करता हूँ। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल। एबिलिटी का मतलब क्या है भाई, उसके पास सामान होना भी तो चाहिए। अब अगर मैं आपको बोलूं कि इस बिल्डिंग का मैं आपको 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूं, तो क्या आप ये बिल्डिंग बेच दोगे? बिल्कुल। बट वो बिल्डिंग आपके पास होनी भी चाहिए ना। बेचने के लिए तो ऐसे पूरी मतलब पूरा नोएडा बेच दो आप खरीद के, होनी भी चाहिए ना आपके पास। तो एबिलिटी भी होनी चाहिए, विलिंग भी होना चाहिए और खरीदने की एबिलिटी, बेचने की एबिलिटी भी होनी चाहिए ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जब भी कोई चीज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर होती है तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लो कॉन्सेप्ट। ये ऑलरेडी डिमांड के चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है? व्हाट आर दी फैक्टर्स इफेक्टिंग सप्लाई। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, मतलब इस जैसे सिंपल डिस्कशन करके भी काम चल जाएगा इसमें। पहला आता है प्राइस ऑफ द गुड। फटाफट से मुझे बताइए बच्चों, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली उसका सप्लाई भी बढ़ जाएगा। यानी कि प्राइस और सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन, दैट इज अ पॉजिटिव रिलेशन। तो जब मैं इसका एक कर्व बनाऊंगा, सप्लाई कर्व बनाऊंगा, तो सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। क्या ये समझ में आई सारी बातें या रिपीट करूं इसके अंदर से कुछ? क्लियर हो रही है सारी बातें? तो यहाँ पे हमें पॉइंट याद क्या रखना है? इसे बोलते हैं सप्लाई शेड्यूल। क्या बोलते हैं? सप्लाई शेड्यूल। और इसे बोलते हैं सप्लाई कर्व। प्राइस एंड डिमांड, सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। इसी वजह से सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। क्या ये सारी लैंग्वेज समझ में आ पा रही है आपको? इसके अंदर कोई डाउट है किसी बच्चे को? ये तो सिंपल लैंग्वेज में बात की है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे भी वही चीज लिखी हुई है। इट इज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व शोइंग अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। तो सप्लाई कर्व कहते हैं इसे, इट इज पॉजिटिवली स्लोप। तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या हो गया कि ये पॉजिटिव रिलेशन है, इसी वजह से ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है। इसको पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व भी बोल सकते हैं। क्लियर है यहां तक हम? नेक्स्ट, व्हाट आर दी फैक्टर्स इफेक्टिंग। अब देखिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। फटाफट से बताइए कैसा रिलेशन? पॉजिटिव रिलेशन। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मुझे बताइए अगर किसी चीज और का प्राइस बढ़ेगा तो आपको वहां पे प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा दिखेगा। जैसे आप दो चीज़ें उगा सकते हो, एक्स और वाई। एक्स क्या है? मान लो आलू, और ये है प्याज, अनियन। अनियन का प्राइस बढ़ता चला जा रहा है तो फार्मर को क्या दिखाई देगा? भाई प्याज उगाने में और बेचने में ज़्यादा फायदा है, तो वो क्या करेगा? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब आलू कम उगाएगा, प्याज ज़्यादा उगा के बेचेगा। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया बच्चों? प्राइस ऑफ, आप लिखते जाइएगा साथ साथ में जो मैं लिख रहा हूँ, अपने हिसाब से मॉडिफाई करके भी लिखते जाइएगा। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब कॉस्ट ऑफ इनपुट या फिर सिंपली कॉस्ट। टेक्नोलॉजी के अंदर कैसी है? अच्छा, गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी दो तरीके की होती है। समरी नोट्स का है आपके? शाबाश, ये हुई ना बात। दो होते हैं इसके अंदर, एक होता है टैक्स और एक होता है सब्सिडी। फटाफट से बताइए, अगर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है तो आपके लिए अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है भाई, सब्सिडी मिलेगा तो आप सप्लाई बढ़ाओगे, और गवर्नमेंट अगर आप पे टैक्स लगाएगा ज़्यादा तो ऑटोमेटिकली आप सप्लाई कम करोगे। नेचर ऑफ कंपटीशन, कितने लोग हैं बेचने वाले? मोनोपोली है, क्या है सिचुएशन, और अदर फैक्टर्स। तो इसके ऊपर ना ज़्यादा डिटेल डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है हमें, जितना लिखा हुआ है उतना मोर देन सफिशिएंट है। इससे आपका एक बार रिकैप हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैं आपको 100% कॉन्सेप्ट तो अभी एकदम एग्जाम्पल के साथ तो पिकअप नहीं करवा सकता, इतना पॉसिबल नहीं है, बट ये ज़रूर है कि आपका एक बेसिक लेवल रिविजन का ज़रूर हो जाना चाहिए।
अगला एक छोटा सा आता है डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई. इट स्टेट्स दैट व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स राइजेस द कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस. मतलब प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशन है बच्चों, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट रिलेशन है. डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या हुआ, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप. कैसा रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट. सिंपल. आइए आगे बढ़ते हैं. फिर एक कॉन्सेप्ट आता है शिफ्टिंग वर्सेस मूवमेंट. क्या आप सब बच्चों को याद है शिफ्टिंग वर्सेस मूवमेंट के बारे में या नहीं याद है? डिमांड के चैप्टर में ये बहुत डिटेल में रिवाइज कर रखा है हमने. दो बच्चों का आया है यस, बाकी बच्चे किसी को याद नहीं है, नालायक बच्चे से. चलिए मैं रिकॉल करवाता हूँ आपको, देखते हैं कितना याद आता है आप सबको. हाँ जी ऑनलाइन वाले बच्चों बोलो क्या बोलना चाह रहे हैं. थोड़ा सा रिवीजन यहाँ पे फास्ट रहेगा क्योंकि डिमांड के चैप्टर में ऑलरेडी हम काफ़ी अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं. ये भाई साहब कौन आए हैं भाई इस टाइम? पूजा मैडम. पूजा मैडम कहाँ घूम रहे हैं आजकल आप? सॉरी सर, वो कुछ काम आ गया. हाँ काम तो सबको आ रहे हैं, मेरे को भी काम है. पेपर किसके आ रहे हैं बताओ, बता दो. अरे बता दो, इतना तो बता दो, पेपर किसके आ रहे हैं, मेरे आ रहे हैं आपके आ रहे हैं? बस फिर पढ़ाई पे थोड़ा सा जोर मारो भाई, कहाँ कैसे चलेगा काम ऐसे. चलो इधर फोकस करें. थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ब्रीफ रहेगा यहाँ पे क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में इसको डिस्कस कर चुके हैं. गोल्डन रूल क्या था बच्चों, एक टाइम पे एक ही चीज चेंज होगी या तो या अदर फैक्टर्स. वेरी गुड, गोल्डन रूल यही है, इसके अंदर भी वही गोल्डन रूल चलेगा. कॉपी करने का टाइम मिलेगा, इधर सुनने पे ध्यान दें. सबसे पहली बात, यहाँ पे प्राइस के अंदर चेंज आएगा, अदर फैक्टर्स में चेंज नहीं आएगा. प्राइस में चेंज आएगा यानी कि दो तरीके का चेंज हो सकता है, या तो प्राइस बढ़ेगा या प्राइस घटेगा, और तो कुछ नहीं हो सकता. अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसे बोलेंगे, मतलब इस पूरे को तो मूवमेंट बोलते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड. लास्ट क्लास में एक बच्चे का मेरे पास इसके ऊपर डाउट भी आया था कि सर क्वांटिटी सप्लाइड और सप्लाई के बीच में फ़र्क होता है. बिल्कुल, अगर आप मूवमेंट की बात कर रहे हो तो उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, और यहाँ पे अगर आप शिफ्टिंग की बात कर रहे हो इसको बोलते हैं चेंज इन सप्लाई. यहाँ पे प्राइस चेंज होता है, यहाँ पे अदर फैक्टर्स. अच्छा, यहाँ पे अगर प्राइस बढ़ रहा है तो मैं इसको डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ. वेरी गुड, अपवर्ड मूवमेंट ऊपर की तरफ चला जाएगा, और अगर प्राइस घट रहा है तो डाउनवर्ड मूवमेंट. तो अगर प्राइस बढ़ रहा है तो यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे, अपवर्ड मूवमेंट, और इसे बोलेंगे डाउनवर्ड मूवमेंट. क्या समझ में आ रहा है यहाँ तक? अच्छा, तीसरा पॉइंट इसी के अंदर फटाफट से बताइए. अगर मैं यहाँ से यहाँ पे जा रहा हूँ तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन. बाबू एक्सपेंशन. आप डिमांड का अगर डायग्राम खोल के बैठे हैं और वहाँ से देख के बोल रहे हैं तो गलत बात हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे देखो ना, बढ़ रहा है एक्सपेंशन, और ये कम हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन. यहाँ तक रिकॉल हो पा रहा है बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, शिफ्टिंग के टाइम पे क्या चेंज होता है बता दो बच्चों? अदर फैक्टर्स. अदर फैक्टर्स चेंज होंगे. दो तरीके का चेंज हो सकता है, या तो फेवरेबल चेंज हो सकता है या फिर अनफेवरेबल चेंज हो सकता है. ठीक है ना? अगर फेवरेबल चेंज हो रहा है तो ऐसा शिफ्ट हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट. इसे बोलते हैं, पॉइंट नंबर 2,
राइटवर्ड शिफ्ट, फेवरेबल की वजह से राइटवर्ड शिफ्ट। अब एग्जामिनर ना ज़रूरी नहीं है कि ऐसे लिख के दिखाए कि फेवरेबल चेंज है, वो वहाँ पे चेंज लिख देगा। जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई तो अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है। अगर टैक्स कम हो गया तो अच्छी बात है, सब्सिडी बढ़ गई अच्छी बात है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया तो अच्छी बात, वो लिख देगा वहाँ पे। इसको हम बोलते हैं पॉइंट नंबर 3, इंक्रीज इन सप्लाई। तो क्या की टर्म्स जा रहे हैं दिमाग के अंदर? सिमिलरली अगर अनफेवरेबल चेंज हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे बच्चों? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। और इसे डिक्रीज बोल देंगे। अब ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पे बहुत कट शॉर्ट करके एकदम वर्ड टू वर्ड पॉइंट्स लिख दिए हैं। अब मैं कॉपी करने के लिए 2 मिनट दूंगा आपको, पहले तो पढ़ लीजिए। मूवमेंट का मतलब क्या है? when the quantity supplied of a goods increases as a result of increase in price, this is known as upward movement on the supply curve. The reverse is the case of fall in the price. यानी कि मूवमेंट कब होगा? जब चेंज इन प्राइस होगा। समझ में आया बात? दूसरा, shifting, when the supply curve bodily shifts towards the right as a result of change in one of the factors that influence the quantity supplied other than the commodity's own price. सिंपल भाषा के अंदर अपने प्राइस के अलावा कोई भी प्राइस में चेंज आ रहा, कोई भी फैक्टर में चेंज आ रहा हो तो उसकी बात कर रहे हैं। वी से देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई। व्हेन दीज फैक्टर्स कॉज द सप्लाई कर्व टू शिफ्ट टू द लेफ्ट वी कॉल इट डिक्रीज इन सप्लाई। समझ में आया? तो उसी चीज़ को इन्होंने रिलेटिवली ऐसे एक एक लाइन में लिख दिया है। फटाफट से इसको टेपा टेपाई मारो जल्दी से, फटाफट से। मैं थोड़ा जूम आउट कर दूं। विजिबल है? विजिबल है? फटाफट से टेप लो बच्चों। श्रुति ने भी यही पूछा था कुछ लेक्चर्स पहले। हाँ हाँ, सब कुछ अवेलेबल तो सब होगा, करने वाले बच्चे नहीं होते ना। अवेलेबल तो आजकल सब कुछ है, करिए। बाबू वो डिमांड था, ये क्या है? लिखो। जल्दी से, शाबाश। ऑनलाइन वाले बच्चों जिन्होंने भी होमवर्क नहीं किया है, अब जो नहीं किया तो नहीं किया, अब जो कर सकते हो उसको प्रॉपरली कॉपी कर लो। ऐसा ना हो पता लगे क्लास के अंदर भी बच्चे सुन रहे हैं उसके बाद कॉपी नहीं कर रहे, आप ही का नुकसान होगा। मैं पूरा टाइम दे रहा हूँ आपको, जितने लेक्चर्स हो रहे हैं उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें, वेस्ट ना करें कोई भी टाइम को ना, आप ही का फायदा है। क्या बात है, सुहानी मित्तल तो ऐसे हैं, मतलब बच्चे जब मैं समझा रहा हूँ साथ साथ में टेप लेते हैं। चलो जल्दी से टेप लो बच्चों। जल्दी से। खुशी अग्रवाल डन, वेरी गुड। डन। वृंदा गुप्ता,
आर्यन, आपका डाउट, किसका डाउट आया था वो सप्लाई फंक्शन वाले का? लास्ट क्लास में एक बच्चे ने इलास्टिसिटी का डाउट पूछा था ना, तो इक्वेशन होती है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का कुछ, आप में से बुक दिखाना मुझे जल्दी से। ये दे दो। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आगे। प्रोडक्शन फंक्शन तो भी पहुंचेंगे इस पे। डन डन, वेरी गुड। अरे सूरज बाबू अब आ रहे हैं। चलिए, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बच्चों, आपके सिलेबस में सिर्फ वन टाइप ऑफ इलास्टिसिटी है, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सोनू बाबू ध्यान रखिए, ये सप्लाई की इलास्टिसिटी की बात चल रही है, ऐसा ना लगे आपको पहले कर चुके हैं ये। डिमांड अलग था, सप्लाई इलास्टिसिटी अलग है। इसके क्या क्या फॉर्मूला है वो डिस्कस करते हैं, बट पहले टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी इधर देखिए मेरे साथ। पहला होता है परफेक्टली इनइलास्टिक, दैट इज पैरेलल टू, साथ साथ में लिख लीजिएगा जो जो लिखना हो, पैरेलल टू, ये कौन सी किसके साथ होता है? एक्स एक्सिस, नहीं सॉरी वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है ना। मतलब अगर आप डायग्राम अपने दिमाग में रखना चाहे ऐसा कुछ, ठीक है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज अ वर्टिकल लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। लेस देन वन, relatively less elastic, percentage change in quantity is less than percentage change in price. Unitary elastic, percentage change in quantity is equal to percentage change in price. Percentage change in quantity relatively greater का मतलब is greater than percentage change in price. Perfectly elastic का मतलब parallel to x axis, it is horizontal. क्या ये सारी लैंग्वेजेस समझ में आ पा रही हैं आपको, या इसको डिटेल में लेके जाने की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि डिमांड के चैप्टर में ऑलरेडी कवर हो रखा है, तो इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़े आगे। अब बच्चों इसके अंदर ना इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के लिए भी आ सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको लिखवाता हूँ। यहाँ पे एक बच्चे का ना डाउट आया था, मुझे ध्यान नहीं है किसने पूछा था, मुझे आर्यन लग रहे थे, आर्यन ने पूछा होगा। आइए, जैसे हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था ना, वैसे ही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। इसका फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स। इसे बोलते हैं परसेंटेज मेथड। तो पहला मेथड कौन सा है? परसेंटेज मेथड। इसका फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, आप साथ साथ में लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कहीं पे आपको लगे कि समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज रुक के पहले समझ लीजिएगा। दूसरा आता है बच्चों पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड का फॉर्मूला क्या था? Q1 माइनस Q0 डिवाइड बाय P1 माइनस P0 इंटू P0 डिवाइड बाय Q0। और तीसरा मेथड कौन सा था बच्चों इसके अंदर? आर्क मेथड। कुछ याद आ रहा है? आर्क मेथड, Q1 माइनस Q0 डिवाइड बाय P1 माइनस P0 इंटू P1 प्लस P0 डिवाइड बाय Q1 प्लस। फटाफट से मुझे याद करके बताइए, अगर पेपर में कुछ ना लिखा हो तो कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे? आर्क मेथड से। इसको प्रायोरिटी दी जाएगी। अच्छा मुझे बताओ, ये नोट लिखवाने की बार बार ज़रूरत तो नहीं है। दूसरी बात, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमेशा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस गिरेगा सप्लाई गिरेगा, तो इसी वजह से हमेशा ये पॉजिटिव होगा।
ये लिखने के बाद चौथा एक और चीज़ होती है जहाँ पे बच्चे को डाउट आया था, इसको कॉपी कर ले फिर मैं वो समझाता हूँ। हो गया। अब बच्चों यहाँ पे ना एक बच्चे का डाउट इस तरीके से आता है, एक ना कॉन्सेप्ट और होता है इसके अंदर, सप्लाई फंक्शन। पता है क्वेश्चन कैसे आता है? आप साथ साथ में क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन इस तरीके से आता है, क्वांटिटी इज इक्वल टू -100 प्लस 10p इफ प्राइस इज इक्वल टू ₹15, कैलकुलेट price elasticity of supply at this price। ठीक है ना, इसको कॉपी कर लिया। अब इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया और सबसे आसान तरीका क्या है समझाता हूं मैं। इसको कॉपी कर लिया। चलिए अब 2 मिनट रुक जाइए और इधर फोकस करिए। देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एट दिस प्राइस का मतलब क्या हो गया? पॉइंट मेथड की बात कर रहे हैं कि 15 रुपए पे इलास्टिसिटी कितनी है, इस पॉइंट पे कितनी है। आपको एक बात दिमाग में जा रही है? इसका फॉर्मूला हो जाएगा Q1 माइनस Q0 डिवाइड बाई P1 माइनस P0 इंटू P0 डिवाइड बाई Q0। ये फॉर्मूला होता है। अब 2 मिनट रुक जाए बच्चों, आराम से समझ लें पहले, फिर आप सभी अपने हिसाब से करते रहिएगा। प्राइस, क्वांटिटी, पहले 15 रुपये। मुझे बताइए 15 रुपये ना मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ तो इक्वेशन कैसे बन जाएगी? -100 प्लस 10 इंटू 15। तो इसको सॉल्व करके कितना वैल्यू आ जाएगा? 50। मुझे लगता है इतना मैथमेटिक्स तो आता है हमें। तो ये हमारा P0, ये हमारा Q0। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर है? इसके अलावा जो हमारा P1 होगा ना, इसको कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लो, एनी वैल्यू, एनी, कुछ भी वैल्यू अज्यूम कर लीजिए, सेम आंसर आएगा इलास्टिसिटी का। जैसे आप, चलो आप सभी बताओ कितना लेके चले? क्या बात, 1000 ले लेने चलो। तो ओवर नहीं हो जाएगा कि चल जाएगा काम? 100 कर देते हैं ताकि बच्चे 100 कर देते हैं ताकि बच्चे को थोड़ा सा समझ में आए। बच्चा कहेगा क्या ही कर दिया। -100 प्लस 10 इंटू 100 कितना हो गया ये? है 900। तो ये कितना हो गया? Q1। यहाँ पे कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लीजिए, 1000 करना हो वो भी कर ले, अल्टीमेटली आंसर सेम ही निकल के आएगा। वो इसलिए नहीं किया मैंने, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती, ज़बरदस्ती का कैलकुलेशन हो जाता है। अब इसको हमने पुट किया यहाँ पे जाके, P1 कितना है हमारा 100 और Q1 कितना है 900। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। करके देखिए ये कितना हो गया? 850 डिवाइडेड बाई 85 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 50। तो ये कितना हो गया बच्चों हमारा? 10/3। तो आंसर 3 आया। समझ में आ रहा है? अब बच्चे की इच्छा मन में अधूरी सी लग रही है, 1000 से भी करके दिखाई देते हैं। बच्चा कह रहे नहीं 1000 बोला था, 1000 कर देते। कभी कभार तो आते हैं क्लास में। -100 प्लस 10 इंटू 1000 तो कितना हो गया? 10,000 माइनस 100 कितना हो गया? 9,900। अब इसको पुट करके देखेंगे, अल्टीमेटली आंसर उससे भी 3 ही निकल के आएगा। यहाँ पे पुट करिए इसको, तो कितना हो गया ये? 9850 डिवाइडेड बाय 985 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 50। समझ में आ पा रहा है आपको? कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, तभी मैंने बोला कुछ भी अजम्पशन ले लो, आंसर अल्टीमेटली सेम ही निकल के आने वाला है। ठीक है ना? क्या ये समझ में आया?
ये वाला क्वेश्चन आने का चांस बन सकता है, तो इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट से। आई एफ क्या, कहाँ पे आई एफ? इफ होता है। इसको कॉपी करें जल्दी से। डन। आज निशा के साथ लड़ाई होगी ना आपकी, तभी आगे बैठे हैं, देख लो। पहले ही पता लग गया था मुझे, जगह नहीं थी, पूरी सीट खाली पड़ी है। बताओ, पूरी सीट खाली पड़ी थी। यस, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। एक ना सप्लाई के चैप्टर के अंदर एक छोटा सा टॉपिक और गिवन है, इक्विलिब्रियम प्राइस का। ये इक्विलिब्रियम प्राइस का वैसे तो टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर 4 में भी कवर हो जाएगा। यहाँ पे करवा दूँ या चैप्टर 4 में करवाऊँ? 4 में, चलो। तो ये ना यहाँ पे लिख सकते हैं हम, लिंक विद चैप्टर 4। यहाँ पे यहीं पे कर लेते हैं, रिवीजन ही तो चल रहा है अब, तो मतलब आना चाहिए ना हमें, तो यहीं पे कर लेते हैं। देखिए इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल बना लेते हैं। पहले मेरे को बनाने दीजिए, फिर आप कॉपी करिएगा। बड़ा ही सिंपल सा है, इक्विलिब्रियम की बात चल रही है। फटाफट से मुझे बताइए, अगर मेरा प्राइस गिरेगा तो मेरी डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होती चले जाएगी, और मेरी सप्लाई डिक्रीज होते जाएगी। इसी तरीके से होगा। यहां पे लॉ ऑफ डिमांड लग रहा है, यहां पे लॉ ऑफ सप्लाई लग रहा है। तो एक मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई दोनों इकट्ठे ऑपरेट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। जहां पे डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाते हैं, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और ये जो प्राइस निकल के आ रहा होता है, इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। अभी कॉपी करने का टाइम दूंगा। इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। यहाँ पे 19 लिखा है, जो भी एग्जांपल हो, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और इसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। अब इसके ऊपर नीचे का सिचुएशन देखिए ध्यान से। इस प्राइस को तो हमने इक्विलिब्रियम बोल दिया। अगर इक्विलिब्रियम से ज़्यादा प्राइस है तो यहाँ पे डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, इसको क्या बोलेंगे? सरप्लस या एक्सेस सप्लाई। अगर डायग्रामेटिकली देखें तो एक्सेस सप्लाई कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? ये वाले हिस्से में। क्या ये समझ में आया? उसी तरीके से अगर इक्विलिब्रियम से कम प्राइस है तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? डेफिसिट, यानी कि डेफिसिट कह लीजिए, शॉर्टेज भी एक वर्ड आ सकता है, या एक्सेस डिमांड। क्या ये समझ में आया?
तो अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? क्लियर हुई है बात? समझ में आया ये? क्लियर होता है डायग्राम? तो इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इसके अंदर हालांकि और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, शिफ्टिंग के हैं, ये वो हैं, बट अभी के लिए उसको रिकैप नहीं कर रहे, बहुत डिटेल में चला जाएगा। फिलहाल के लिए ये समझ में आया एग्जाम्पल? चलो इसको आप ऐसा करिए, कॉपी कर लीजिए, मैं इसको ना लिंकेज कर देता हूँ, ऐसे करके ना कुछ नीचे की तरफ बना लीजिएगा। ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अरे अरे अरे, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है सॉरी, ठीक है ना? तो ऐसे ड्रॉ करिएगा ताकि एरो एरो बन जाए। क्लियर हो रही है बात? बनाइए इसको। डन? अच्छा, ये देखिए इक्विलिब्रियम प्राइस का डेफिनेशन भी वही लिखा हुआ है, पढ़ के देख लीजिए। ये जो रिवीजन नोट्स हैं इस तरीके से बन जाएंगे। इकोनॉमिक्स का आपको 60 मार्क्स का रिवाइज करना है, उठाए मेन पॉइंट सब कुछ रिवाइज हो जाना चाहिए इसमें। मतलब मेन का मतलब ये ऑब्वियस सी बात है, रिवीजन का मतलब ये तो नहीं हो पाएगा ना कि 100% सब कुछ ही, बट ये है कि 80% 90% तक आपका पूरा कवरेज इसमें मिल जाएगा आपको। तो मेरे को लग रहा है कि आपको बेनिफिट भी ये चीज़ कर रही होगी कहीं ना कहीं। और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 भी डन। अब हमारे बच्चों 2 ही चैप्टर रह गए हैं। कौन कौन से चैप्टर रह गए हैं? चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, उसके बाद चैप्टर 4 सबसे बड़ा चैप्टर, और फिर इकोनॉमिक्स तो खत्म ही हो जाएगी। चैप्टर 3 के 2 हिस्से हैं बच्चों, कौन कौन से? एक है प्रोडक्शन और एक है कॉस्ट। अगर आपको प्रोडक्शन का चैप्टर समझ में नहीं आया, कॉस्ट का चैप्टर समझ में नहीं आएगा, दोनों का आपस में लिंकेज है। क्लासेस के दौरान जब मैंने ये करवाया था तो बहुत डिटेल में लिंकेज करवा रखा है, बहुत डिटेल में, बट अभी जो है मैं इसका हल्का से एक दो जगह पे लिखवा दूंगा कि इतना लिंकेज है, ये ऐसे लिंकेज है, बस लिमिटेड लिंकेज करवा के आपको छुड़वा दूंगा कि ताकि आपका एग्जाम ओरिएंटेशन कवर हो जाए। बट इसके अंदर बहुत डिटेल लिंकेज है। अगर प्रोडक्शन का चैप्टर समझ में नहीं आया तो कॉस्ट नहीं आएगा समझ में, लिंकेज वाइज, ठीक है ना? तो प्रोडक्शन इस तरीके से रिवाइज करना है ताकि आपका पूरा बेस बिल्डअप हो। ऑनलाइन वाले बच्चों फटाफट से कंफर्म करें, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं, बोलो यस और नो। यस यस, किसी को कोई डाउट से प्लीज पूछते जाएं। अखिल का भी आ गया है यस, चलो शाबाश। आइए स्टार्ट करते हैं फिर आगे। आइए प्रोडक्शन का चैप्टर के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं बच्चों। प्रोडक्शन का सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वैसे आप प्रोडक्शन का चैप्टर अगर अपने स्टडी मटेरियल में देखोगे ना तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, मतलब इंट्रोडक्शन के अंदर ना,
थोड़ी बहुत चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो इतनी ज़्यादा रेलेवेंट नहीं रखती, जैसे कि प्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होता है। मैं इसके मेन पार्ट पे आपको सीधा लेकर आता हूँ। प्रोडक्शन के, प्रोडक्शन का सबसे बेसिक मतलब क्या होता है, इनपुट को किस में कन्वर्ट करना, आउटपुट के अंदर कन्वर्ट करना। जितना ज़्यादा इनपुट डालूंगा मैं उतना ज़्यादा आउटपुट निकल के आएगा। इसे बोलते हैं बच्चों प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या होता है, आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट। जितना ज़्यादा इनपुट डालोगे उतना ज़्यादा आउटपुट निकल के आएगा। ये तो बात समझ में आती है। इसके अंदर कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। हम यहाँ पे जब आउटपुट की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट की बात कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कितना निकल के आएगा, उस चीज़ की बात चल रही होती है। गिवन इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट कितना निकल के आएगा। यहाँ पे हम अज्यूम करके चलते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो सेम रहेगी, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी, ऐसा अजम्पशन लेते हैं। इसके अंदर ना दो प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर दो टाइम पीरियड्स की बात होती है। ये भी कॉपी करने का सारा टाइम मिलेगा। एक होता है शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन। कोई बच्चा मुझे डिफरेंस बता सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन? अकाउंट्स में कैसे पढ़ते हैं कि शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है? अकाउंट्स में कैसे पढ़ते हैं? जो मोर देन 1 ईयर के या ऑपरेटिंग साइकिल, लॉन्ग रन में ऑन वेरिएबल आएंगे शायद। जनरली 1 ईयर इसलिए बोलते हैं, मतलब 1 ईयर फॉर्म होता है, वैसे ऑपरेटिंग साइकिल को शॉर्ट नहीं, और भी कई सारी डेफिनेशंस होती हैं इसकी, बट फिलहाल के लिए अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में लेके जाऊं, अकाउंट्स, ध्यान से सुनिएगा, अकाउंट्स के अंदर आप शॉर्ट रन उसे बोलते हैं जो लेस देन 1 ईयर होता है। रफ लैंग्वेज, और भी डेफिनेशंस होते हैं मैं मानता हूँ, बट सिंपल लैंग्वेज में। और लॉन्ग रन उसे बोलते हैं जो मोर देन 1 ईयर। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट रन वो होता है जहाँ पे जहाँ पे कुछ फैक्टर्स का मतलब यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी मैं फैक्टर्स बोल रहा हूँ, फैक्टर्स का मतलब क्या है, इनपुट। जहाँ पे कुछ इनपुट्स वेरिएबल नेचर के होंगे और कुछ इनपुट फिक्स्ड नेचर के होंगे। अगर कोई रिसोर्सेज फिक्स्ड नेचर के नहीं होंगे, यानी कि ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल, तो हम लॉन्ग रन में चले जाएंगे। मतलब क्या हुआ, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जिसको आप चेंज कर सकते हो। तो शॉर्ट रन का मतलब ये होता है जहाँ पे आप रिसोर्सेज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, साथ में कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी हैं जो फिक्स्ड रहेंगे। लॉन्ग रन तब शुरू होता है जब सारे रिसोर्सेज को आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, वो वेरिएबल नेचर के होंगे। यहाँ पे अकाउंट्स की तरह टाइम पीरियड के साथ लिंक नहीं होगा। बस ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। जब तक फिक्स्ड फैक्टर, इसको फिक्स्ड इनपुट को फिक्स्ड फैक्टर बोलते हैं, जब तक फिक्स्ड फैक्टर होगा तब तक आप शॉर्ट रन में हो। जैसे ही सारे फैक्टर्स वेरिएबल हो जाएंगे, वेरिएबल का मतलब, वेरिएबल इनपुट का मतलब वेरिएबल फैक्टर, जैसे ही सारे फैक्टर्स वेरिएबल हो जाएंगे वैसे हम कहाँ पे चले जाएंगे, लॉन्ग रन के अंदर। क्या ये समझ में आया सभी बच्चों को? कोई डाउट यहाँ तक? शॉर्ट रन के अंदर एक लॉ लगता है, लॉ का नाम है लॉ ऑफ, बता दो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या बात है, ये बच्चा तो छा गया। आपके एग्जाम खत्म हो गए, नहीं हो गए? सर नहीं हुए अभी। आप बहाने मारते जो वहीं पे पेपर देकर आना, फाउंडेशन के भी। सर सेंटर तो नोएडा हो रहा है, तो नोएडा आके बैठना। हाँ बताओ। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसके और भी नाम होते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स या डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। एक और नाम भी होता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर। अरे नालायकों, स्केल तो लॉन्ग रन में आएगा ना, बताओ।
यहाँ पे होता है, इसका नाम आता है, यहाँ पे जो लॉ होता है इसका नाम होता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। क्या यहां तक समझ में आया बच्चों आप सबको? तो अब पहले हम पढ़ेंगे शॉर्ट रन, फिर हम पढ़ेंगे लॉन्ग रन, उसी के हिसाब से लॉज हैं। तो एक एक करके आइए, पहले मैं इसको समझाता हूं, आपके दिमाग में फीड करना शुरू करते हैं। ये रहा, यहां से शुरुआत करते हैं। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रोडक्शन इज द आउटकम, आउटकम हमारी भाषा में आउटपुट हो गया, ऑफ द कंबाइंड एक्टिविटी ऑफ 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बच्चों 4 होते हैं, ये आपके स्टडी मटेरियल के अंदर गिवन है डिटेल में। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एंटरप्रेन्योर। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है आपके बुक के अंदर, उसको एक बार रीड कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, जैसे कि लेबर कर्व कैसा होता है, इट इज़ बैकवर्ड बेंडिंग। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिखवा देता हूँ। जैसे लैंड के अंदर क्या इंपॉर्टेंट था, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट था, इट इज़ अ पैसिव फैक्टर, और सप्लाई इज फिक्स्ड, ठीक है ना। लेबर के अंदर इसके आपको याद रखना है, लेबर कर्व, लेबर कर्व कैसा होता है इसका, बैकवर्ड बेंडिंग, अपवर्ड स्लोपिंग, बैकवर्ड बेंडिंग। क्यों होता है, क्या होता है, अभी मैं उसके अंदर नहीं जा रहा। इसके अलावा इट इज अ एक्टिव फैक्टर, और लेबर के अंदर आपको एक और पॉइंट याद रखना है, इट इज पेरिशेबल इन नेचर। कैपिटल के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके 3 स्टेप्स होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ कैपिटल भी है वहां पे, वो भी आप पढ़ सकते हैं। क्या क्या था, एक तो सेविंग्स, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, और इन्वेस्टमेंट। ऑर्गेनाइजेशन का सबसे मेन काम क्या होता है, रिस्क टेकिंग एंड इनोवेशन। क्या ये समझ में आया बच्चों? तो ये मेन चीजें लिखवा दी है मैंने, बट आप बुक में से रेफर कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा प्रोडक्शन के अंदर अलग अलग टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज होती है, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, पर्सनल यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी मतलब लक्कड़ से आपने पेंसिल बना दी, प्लेस यूटिलिटी मतलब नोएडा में बनाया दिल्ली में जाके बेच रहे हो, टाइम यूटिलिटी मतलब 6 महीने बाद बेच रहे हो, और बीच में जो सर्विसेज यूज़ कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें ना आपको सिंपल टर्मिनोलॉजीज है, ये आने के चांसेस हैं बट बहुत कम रहते हैं। तो एक बार फटाफट से इसको सारे को लिखिए जो जो आज आसपास मैंने लिखा है, जल्दी से, शाबाश। डन। वृंदा गुप्ता,
सुहानी मैडम का कहाँ गया भाई? सुहानी अपनी लिख रही है क्या? जल्दी जल्दी, स्लो हो गए बच्चे। यस सर, चलो, अरे बस डन। इसके आगे पढ़िए बच्चों। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दो तरीके के क्लासिफाई कर दिए, एक फिक्स्ड फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर्स। फिक्स्ड फैक्टर का मतलब दोज फैक्टर्स हुज क्वांटिटी रिमेन अनचेंज्ड। वेरिएबल फैक्टर का मतलब दोज फैक्टर्स हुज क्वांटिटी ऑफ विच चेंज विद चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। समझ में आ रही दोनों डेफिनेशंस? अच्छा, इसके बाद हमने और क्या पढ़ा? प्रोडक्शन फंक्शन। पढ़िए इसको मेरे साथ साथ। प्रोडक्शन फंक्शन is a statement of relationship between firm's scarce resources, that is input and output. Production function can be algebraically expressed in a form of an equation in which output is the dependent variable and input is the independent variable. तो जो मैंने ये यहाँ पे आपको फॉर्मूला बनवाया, अभी मैं कॉपी करने का टाइम दूंगा, प्लीज सुनने पे ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर क्या कह रहे हैं? ये कौन सा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट, और ये है डिपेंडेंट। ये अभी कॉपी करने का टाइम दूंगा मैं, ठीक है ना? अभी सुनते जाइए। तो ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए, शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन, शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन। इन शॉर्ट रन टाइम पीरियड एट लीस्ट वन इनपुट, एट लीस्ट वन। इसके ऊपर ना कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अगर एक फैक्टर फिक्स्ड है तो हम शॉर्ट रन में है, लॉन्ग रन में है? शॉर्ट रन। अगर कम से कम एक फैक्टर भी फिक्स्ड रहेगा, एट लीस्ट वन ऑफ द इनपुट्स रिमेन अनचेंज्ड। रिमेन अनचेंज्ड का मतलब फिक्स्ड। अगर एक फैक्टर भी फिक्स्ड फैक्टर रहेगा तो हम किसके अंदर बात चल रही है? शॉर्ट रन। इन द शॉर्ट रन अ फर्म कैन नॉट इंस्टॉल न्यू कैपिटल इक्विपमेंट टू इंक्रीज प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि वहां पे आप फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते, जितना लिमिटेशन में काम चल रहा है उसी में काम चलाओ। समझ पा रहे? द बिहेवियर ऑफ प्रोडक्शन इज सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसके और भी नाम है जो मैंने अभी अभी चार्ट के अंदर आपको बना के दिखाया, ठीक है सोनू? इनको रबड़ बैंड वगैरह कैसे कैसे बांधते हो बाल अपने, थोड़ा सा बताइए, तो संभाले नहीं जा रहे हो। इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, ऑल। It is a time period when the firm will be able to install new machines and capital equipment apart from increase in variable factors of production. The behavior is subject to law of returns to scale. इसके अंदर और भी डिफरेंसेस आते हैं, धीरे धीरे बात करेंगे। एक एक कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन आता है, इसको आप एज इट इज याद कर लीजिए, इसके अंदर मैं डिटेल में नहीं लेके जा रहा। फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर, पहले इसका डेफिनेशन ऐसे समझिए। फिक्स्ड फैक्टर का मतलब जो फैक्टर चेंज नहीं हो सकता। एग्जाम्पल ऐसा लेके चलिए, जैसे मेरे पास ये एरिया है, अगर मैं ये एरिया को हर एक एक महीने में चेंज करना चाहूँ तो क्या चेंज कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि एक बार ये आपने सेटअप वेटअप कर लिया भाई, हाँ अब ये तो कुछ सालों चलाएंगे, उसके बाद देखेंगे, ठीक है? तो ये फिक्स्ड हो गया एक महीने के हिसाब से। बट यहाँ पे कोई झाड़ू मारने के लिए आता है या सफाई करने के लिए आता है, उसको चेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल, वो वेरिएबल फैक्टर हो जाता है। ये पहले इतना समझ में आया? जब यही टाइम पीरियड आप चेंज कर दोगे ना, जैसे आज से 20 साल बाद की बात सोचूं तो क्या मैं यहीं पे होऊंगा? नहीं, उस टाइम पे तो मैं सोच सकता हूँ ना कि हाँ यार ये जगह नहीं और बड़ी जगह लेने का सोचें, ऐसा कुछ। समझ पा रहे हो? तो उस टाइम पे वही फिक्स्ड फैक्टर टाइम पीरियड के हिसाब से वेरिएबल हो जाता है। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो चेंज होता है। और फिक्स्ड का मतलब क्या होता है? जो चेंज नहीं होता। अब अगर आप छोटे टाइम पीरियड की बात कर रहे हो तो कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होंगे। जैसे मान लीजिए आप जिस घर में रह रहे हैं, अगर आप 1 साल के हिसाब से सोचोगे तो आप चेंज नहीं कर पाओगे ना। बट अगर आज से 15 साल बाद की बात सोचो तो हो सकता है आप सोचो नहीं यार मैं तो कहाँ शिफ्ट होऊंगा, मैं तो अमेरिका में शिफ्ट होऊंगा, ठीक है ना? हो सकता है आप सोचो कि भाई मैं तो एकदम वहाँ पे बढ़िया सा घर लेके वहाँ पे शिफ्ट होने की सोच सकते हो। तो वो वेरिएबल बन जाता है इन दी लॉन्ग रन। तो यही चीज़ लिखी हुई है। अब आप सभी को मैं शॉर्ट रन स्टार्ट करूँगा। शॉर्ट रन स्टार्ट करने से पहले इसको एक बार ड्रॉ कर लीजिए ताकि आपको याद रहे कि मेन मेन पॉइंट्स क्या है। कॉलेज जाके तो कुछ होना नहीं है, यहीं पे कर लो कुछ। क्या कर लिया आपने कॉलेज जाके? आर्यन मुझे ये बात का जवाब दो। दाढ़ी उग गई है आपकी, पहले इतने एकदम मेंटेन रहते थे, दाढ़ी वाड़ी उग गई, दाढ़ी बनाने का टाइम नहीं मिल रहा आपको? नहीं, कॉलेज नहीं जा रहे थे तो कितना एकदम मतलब मेंटेन रहते थे आप, इतना निक्कर में ही आगे उठ के बताओ।
टाइम ही नहीं मिला चेंज करने का। कोई बात, होता है, हेक्टिक हो रखा होगा शेड्यूल आजकल। ऑनलाइन वाले बच्चों किसी को कोई डाउट हो प्लीज पूछते जाइएगा। अक्षत बाबू आप कब से आ रहे हो ऑफलाइन? बता दो अक्षत। बताइए, तो जवाब ही नहीं बच्चे का। अक्षत हैं भी हैं, चले गए सर? प्लीज स्क्रॉल टू दी बॉटम पार्ट। हाँ जी खुशी 2 मिनट रुकिए बस। 11 से सर, चलो शाबाश। हो गया कॉपी? इसके अलग अलग नाम हैं, और भी नाम लिख सकते हैं, इतने काफ़ी हैं, इतने याद हो जाए पहले तो। सर इसे रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर भी बोलते हैं। अभी बता देते हैं। डन। मेरे पास रबड़ बैंड है, बाहर पड़ा होगा, कैंची भी है। चलिए बढ़े आगे। मेरे पास एक डाउट आ रखा है कि इसको रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर, इसको रिटर्न्स टू स्केल क्यों बोलते हैं। अभी थोड़ी देर में ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर ना मैं अभी ये जो रिटर्न्स टू स्केल और रिटर्न्स टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं, इसके अंदर अभी मैं इसको 100% एग्जाम्पल के साथ नहीं लेके जा रहा हूँ, इतना कवरेज करने जा रहा हूँ जैसे मैंने अभी भी बताया था, कि ताकि आपको ये समझ में आ जाए ये है क्या, इसके इंपॉर्टेंट क्या है। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर अभी उस लेवल से पिकअप करना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि हाँ भाई ये MP होता है, ये AP होता है, ये TP होता है, एकदम स्क्रैच एग्जाम्पल लेके, वो पॉसिबल नहीं है। बट ये ज़रूर है ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट सारा कवर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐसे समझिए, रफ एग्जाम्पल दूंगा मैं बहुत ना, अपने दिमाग में एग्जाम्पल रखिएगा। एक खेत का एरिया है, एक लैंड का पीस है, और शॉर्ट रन के अंदर ये लैंड फिक्स्ड ही रहने वाला है 1 1 1 1 1। तो अगर मुझे आउटपुट बढ़ाना है तो मैं कैसे बढ़ाऊंगा? लेबर को बुला के। क्या इस बात से एग्री करते हैं आप? अल्टीमेटली ये दोनों मेरे क्या हैं? इनपुट हैं, और इसी को जोड़ के मेरा आउटपुट बनेगा। क्या इस बात से एग्री करते हैं? बोलो हाँ या ना। ठीक है ना। तो लेबर इसके अंदर इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, जबकि लैंड का पीस तो वही रहने वाला है। तो लैंड क्या है मेरा? फिक्स्ड फैक्टर, और लेबर क्या है?
वेरिएबल फैक्टर। तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या समझ में आता है कि हम शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन के अंदर, क्योंकि एक फैक्टर कम से कम फिक्स्ड है। अच्छा, मुझे बताइए इनपुट का रेशियो सेम है या चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है। पहले 1:1 है, फिर 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6। तो इनपुट का जो रेशियो है वो चेंज हो रहा है। ये दिमाग में पॉइंट जा रहा है। दूसरा पॉइंट, आउटपुट जो इंक्रीज डिक्रीज होगा वो वेरिएबल की वजह से होगा या लैंड की वजह से होगा? अगर मैंने लेबर को रखा, उसकी वजह से आउटपुट बढ़ जाता है, अगली लेबर रखी और आउटपुट बढ़ जाता है, तो इसका क्रेडिट ज़मीन को जाएगा या इंसान को जाएगा? इंसान को, क्योंकि लेबर ज़्यादा बढ़ाई तभी आउटपुट बढ़ा ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आउटपुट चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर? बोलो हाँ या ना। अब इसके नाम पढ़े। इसका नाम क्या है? पहला लॉ ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल मतलब चेंजिंग प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शंस मतलब रेशियो। किसका रेशियो चेंज हो रहा है यहाँ पे? ऑफ इनपुट्स। इस लॉ के अंदर इनपुट का रेशियो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। समझ में आई बात? इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर। क्यों? क्योंकि जो रिटर्न आ रहा है वो वेरिएबल फैक्टर की वजह से ही आ रहा होता है ना। क्या इसके नाम का लॉजिक समझ में आया? अभी शॉर्ट रन का, लॉन्ग रन पे आएंगे। अभी क्लियर हो रही है बात? इसके अंदर ना 3 टर्मिनोलॉजीज होती हैं, टीपी, एपी, एमपी। टीपी का मतलब क्या होता है बच्चों? टोटल प्रोडक्ट यानी कि टोटल आउटपुट। एपी का मतलब एवरेज प्रोडक्ट, और एमपी का मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट। पहले इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब यहां पे ये डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को धीरे धीरे कट शॉर्ट करके बनाते हैं। पहला आता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। ये रहा एपी, सॉरी एमपी, और ये रहा एपी। अब क्यों बना, कैसे बना, उसके ऊपर नहीं जा रहा, एग्जाम्पल के ऊपर। इसके अंदर बेसिकली आपको 3 रिलेशनशिप याद करने हैं। पॉइंट नंबर 1, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं। चलिए कुछ बात नहीं, मैं अभी 2 मिनट में करता हूँ। उनको बोल दीजिएगा कि मैं क्लास में था इस वजह से फ़ोन नहीं उठा पाया, अगर बाई चांस आपके पास है। अभी मैं करता हूँ। इधर पॉइंट नंबर 1 देखिए, एपी, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, 3 चीज़ें हो सकती है। या तो एपी लेस देन एमपी होगा, या फिर एपी इक्वल टू एमपी होगा, या फिर एपी ग्रेटर देन एमपी होगा। तो पहली सिचुएशन देखिए, व्हेन यहां पे एपी इज लेस देन एमपी, तो एपी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, घट रहा है? बढ़ रहा है। तो व्हेन एपी इज लेस देन एमपी, एपी इज इंक्रीजिंग। क्लियर? हाँ जी, समझ में आया क्यों? दूसरा, व्हेन एपी इज इक्वल टू एमपी, तो यहां पे एपी अपने मैक्सिमम पे होता है। किस पे होता है? और तीसरा केस, जब एमपी एपी से गिर रहा है, नीचे है, यानी कि एपी ज़्यादा है, तो एपी इज फॉलिंग। तो क्या ये 3 रिलेशनशिप समझ में है? रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। कोई डाउट है इसके अंदर? क्लियर है यहां तक हम? अब यहां पे आराम आराम से समझते जाइए। सबसे पहले लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, एक और नाम भी होता है, वो भी मैंने लिखवा दिया, इज रेलेवेंट व्हेन सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड अदर्स आर वेरिएबल। ये तो 10 बार ही रिपीट हो चुकी है बात कि अगर सारे फैक्टर्स वेरिएबल होंगे तो हम लॉन्ग रन में चले जाएंगे। इट इज एप्लीकेबल टू द शॉर्ट रन। ये भी बात समझ में आती है। इसके 3 स्टेजेस होते हैं, इस पर 2 मिनट में आते हैं। पहले इस डायग्राम पे फोकस करें, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है।
अभी तक जो मैंने आपको समझाया ये क्या है बच्चों, एमपी, ये क्या है बच्चों, एपी। दिख रहा है, दिख रहा है सब बच्चों को? नींद आ रही है श्रुति? अब इसके अंदर लेबलिंग करते हैं। ये वाले एमपी पे फोकस करें। यहां पे देखिए एमपी बढ़ रहा है, यहां पे एमपी मैक्सिमम है। यहां पे कौन मैक्सिमम होगा? यहां पे एमपी इज इक्वल टू एपी, तो एपी मैक्सिमम होगा। अभी भी मैंने समझाया। फिर एमपी गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। यहां पे एमपी क्या हो गया? 0। और उसके बाद एमपी क्या हो गया? नेगेटिव, लेस देन 0, लेस देन 1 नहीं नेगेटिव हो गया। क्या ये समझ में आ रही? दिख रहा है आपको? ऑब्जर्व हो पा रहे? इसके अंदर से बस ये वाला पॉइंट मैंने थोड़ा सा आपको आगे डिटेल में समझा दिया। पहले यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? अब आप ऑब्जर्व करेंगे दो डायग्राम्स के ऊपर। किसके ऊपर फोकस करेंगे? अब आप फोकस करेंगे एमपी और टीपी के ऊपर। ठीक है ना? आराम से ऑब्जर्व करें। यहां पे टीपी बढ़ रहा है, यहां पे टीपी बढ़ रहा है, यहां पे टीपी अपने मैक्सिमम पे दिखाई दे रहा है, और उसके बाद टीपी गिरना शुरू हो गया। क्या ये ऑब्जर्व हो पा रहे? अब इस चीज को कैसे लिखना है और कैसे दिमाग में लिंक करना है, आराम से समझिए। टीपी इज इंक्रीजिंग, इसको हम ऐसे लिखते हैं। अब आपके पास जगह ढूंढ लीजिएगा। टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। यहां से लेके यहां तक ये बढ़ रहा है तेजी से। जैसे मान लीजिए सोनू है, ये बाइक चला रहे हैं। बाइक तो हर कोई चला रहा है, बट ये तेजी से चला रहे हैं। उड़ा, खुश हो गए तो बाइक चला रहे हैं, तेजी से चला रहे हैं। ठीक है ना? तो ये तेजी से बाइक चला रहे हैं। टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। अच्छा, यहाँ पे एमपी इज मैक्सिमम। यहाँ पे ऐसा समझिए, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जहाँ पे एमपी मैक्सिमम होता है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पहले यहाँ तक समझ में आ रहा है? मान लीजिए पुलिस वाला है, तो पुलिस वाले को देख के सोनू गाड़ी धीरे कर लेंगे तो इसके आगे बोलते हैं हम टीपी इज इंक्रीजिंग। अभी भी आगे तो जाएंगे ही ना। अगर ये पीछे मुड़ गए तो पुलिस वाले को शक हो जाएगा, फिर तो इनको पकड़ के ले जाएंगे, तलाशी वलाशी होगी। फिर एट डिक्रीजिंग रेट, ये वर्डिंग्स याद रखनी है आपने। टीपी बढ़ तो रहा है, बट मैं इसको ना प्रॉपरली लिख देता हूँ, थोड़ा अनटाइडी सा लग रहा है। एट डिक्रीजिंग रेट। ये समझ में आई बात? यहाँ पे टीपी इज, अभी लिखना नहीं है, सुनने पे ध्यान देना है। फिर यहाँ पे टीपी इज डिक्रीजिंग। इसको पता कैसे लिखा जा सकता है? टीपी इज इंक्रीजिंग एट नेगेटिव रेट। तो इसकी वर्डिंग समझ में आई? कोई डाउट? ध्यान रखिएगा, जब एमपी मैक्सिमम होता है, मैं रेड से जो हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, मैं तो लिखने के लिए तैयार हूँ। एग्जामिनर नहीं चाहेगा ना कि आप जल्दी से इंटरमीडिएट जाएं, वो घुमा सकता है वर्डिंग्स। हाँ, तभी तो लिखवा रहा हूँ मैं। एमसीक्यू में वर्डिंग्स में घुमाएंगे आपको। कॉन्सेप्ट वही होगा, वर्डिंग ऐसी लिखी जाएगी, आप कहेंगे यार ये तो पहली बार ही पढ़ रहा हूँ मैं। वही चीज़ करवानी है मुझे बस। अब ये देखिए बच्चों, जहाँ पे एमपी मैक्सिमम होता है वहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहाँ पे एमपी 0 होता है वहाँ पे मैक्सिमम। ये समझ में आ रहे? दो रिलेशनशिप दिख रहे हैं आपको क्लियरली? अब बच्चों यहाँ पे ना देखिएगा, डॉटेड लाइन बनी हुई है। पहली डॉटेड लाइन कहाँ से होते हुए जा रही है? जहाँ पे एपी इज मैक्सिमम। इसको बोलते हैं स्टेज नंबर 1। दैट इज, देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। पहले को बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर। पहले स्टेज का नाम क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर।
ये स्टेज खत्म कब होता है बच्चों? ये स्टेज खत्म होता है व्हेन एमपी इज एपी इज मैक्सिमम। जब एपी मैक्सिमम होगा ना तब ये स्टेज खत्म हो जाएगा। स्टेज नंबर 1 समझ में आया? डॉटेड लाइन जहां पे बन रही। स्टेज नंबर 2 बताइए, स्टेज नंबर 2 कहां खत्म हो रहा है? जब एमपी 0 है, दैट इज टीपी इज मैक्सिमम। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स या फिर स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू व्हाट? वेरिएबल फैक्टर। एग्जामिनर यहां पे भी आपके साथ खेलेगा। अगर टू वेरिएबल फैक्टर लिखा है मतलब वो शॉर्ट रन की बात कर रहा है, अगर टू स्केल लिखा हुआ है तो किसकी बात कर रहा है वो? लॉन्ग रन की। ये कब खत्म होता है? व्हेन एमपी इज 0 और इसके बाद नेगेटिव रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर स्टार्ट हो जाता है। क्या ये तीनों स्टेज समझ में आए? ये पूरी लेबलिंग वेबलिंग समझ में आई? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर ना कुछ रीजनिंग्स वगैरह भी होती हैं, मैं उसके अंदर नहीं जा रहा, फिर ना वो एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़ जाएगा। अभी के लिए जितना मैंने रेलेवेंट हिस्सा लिखवाया ये समझ में आता है। तो आप सभी ने क्या करना है, ये देखिए इसके साइड पे वही लिखा हुआ है। आप सभी ने क्या करना है, पहले इस हिस्से को कॉपी कर लें। ये वाला तो हिस्से को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, इसको कॉपी कर लीजिए। इसका हेडिंग डालिए रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी, इसका डायग्राम बनाइए। नीचे की तरफ जगह है वहाँ पे बना लो, ऊपर नीचे जगह ढूंढो कहीं पे बनाओ। ये जो फाइनल नोट्स बन रहे हैं बच्चों, आप इसको ढंग से करके चले जाएं, मज़ा आ जाएगा आपको, एक एक चीज़ रिकॉल हो जाएगी। हाँ ऑब्वियसली बात है, मेन क्लास तो करी होनी चाहिए। डन। सुहानी मित्तल, वेरी गुड। चलिए अब ये वाला हिस्सा कॉपी करें। आपको विजिबल है या जूम इन करूं? विजिबल है या जूम इन की रिक्वायरमेंट लग रही है, प्लीज बताएं। जूम इन की रिक्वायरमेंट लग रही है या विजिबल है? चलिए कॉपी करें, फिर इसको जो जो वर्डिंग्स लिखे प्रॉपरली लिखें, कहाँ से लेके कहाँ तक है, क्या है, प्रॉपरली लिखें सब कुछ। ये सारे कीवर्ड्स कवर हो रहे हैं।
खुशी अग्रवाल कह रहे हैं डन, वेरी गुड। बस 2 मिनट बाकी सब भी लिख लें। नहीं वो तो बाद का हो गया ना, सारा बाद का एरिया। कह रहा है ये सब मैं खाऊंगा। चलिए अपने बच्चे को भी देख लें जरा, जागे भी हुए हैं बच्चों। हेलो अनुज, अक्षत, विशाल, याशी, कोई है? यस सर, यस सर। चलो चलो जागे हैं बच्चे भाई। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया? ये रहा। अगला आता है बच्चों, जैसे हमने शॉर्ट रन में पढ़ा वैसे आता है एक लॉन्ग रन के अंदर भी। उसको क्या बोलते हैं? रिटर्न्स टू स्केल। यहाँ पे देखिए, इट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इन द लॉन्ग रन व्हेन ऑल द इनपुट्स आर चेंज्ड इन द सेम प्रोपोर्शन। बच्चों यहाँ पे सेम प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ? सेम, वेरी गुड। क्या? सेम रेशो। किसका सेम रेशो रहेगा? ऑफ इनपुट्स। लिख लीजिए इसको। यहां पे कीवर्ड्स क्या है? रिटर्न्स टू स्केल अप्लाई कब होगा? इन द लॉन्ग रन व्हेन ऑल इनपुट्स आर चेंज्ड, यानी कि ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल और जो चेंज हो रहा है इन द सेम रेशो, सेम रेशो ऑफ इनपुट। जैसे 1:2 का रेशो है तो 1:2 ही मेंटेन रहेगा। अब इसको समझते हैं। इसके अंदर ना एग्जाम्पल, इसका कोई डायग्राम नहीं है, आप इसको ऐसे समझिए। मैं इसको ऐसे समझाता हूं। शॉर्ट रन के अंदर ना बच्चों 3 स्टेज थे। बताओ कौन कौन से थे? एक तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स, फिर डिक्रीजिंग रिटर्न्स, फिर नेगेटिव रिटर्न्स। लॉन्ग रन के अंदर 3 स्टेज होते हैं। बताओ कौन से? इंक्रीजिंग रिटर्न्स, फिर कांस्टेंट रिटर्न्स, मैंने इसको यहां पे घुसाता हूं, फिर डिक्रीजिंग रिटर्न्स। तो आप यहां पे ना ये चीज समझिएगा, लॉन्ग रन के अंदर कभी भी नेगेटिव रिटर्न्स नहीं होता। शॉर्ट रन के अंदर 3 स्टेज कौन से? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नेगेटिव। लॉन्ग रन के अंदर इंक्रीजिंग, कांस्टेंट, डिमिनिशिंग यानी कि डिक्रीजिंग। यहाँ पे कभी भी नेगेटिव नहीं होता। सीक्वेंस भी इसका यही होता है, पहले इंक्रीज, फिर कांस्टेंट, फिर डिक्रीज, नेगेटिव नहीं होगा। इसको हम क्या बोलते थे? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर लिखवा के मैंने आपको लिखवाया है। उसी तरीके से इसको क्या लिखते हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो एग्जामिनर बहुत बढ़िया तरीके से आपको ट्रिक कर सकता है। कुछ क्वेश्चन लिखा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू समथिंग करके स्केल लिख दिया, तो आप, और क्वेश्चन है शॉर्ट रन का, तो आपको वहां पे कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर हो पा रही है बात? तो ये वर्डिंग्स के अंदर ही खेलेगा एग्जामिनर, एमसीक्यू के अंदर यही खराब करने वाला तरीका होता है। अब इस चीज को देखें, रिटर्न्स टू स्केल। सबसे पहला आता है इसके अंदर इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इसके ये लिखने की जरूरत तो नहीं लगती मुझे, ये तो सिंपल सा ही है। तो पहला स्टेज, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इट अकर्स व्हेन इंक्रीज इन इनपुट बाय सेम प्रोपोर्शन एंड द आउटपुट इंक्रीजेस बाय मोर देन प्रोपोर्शनेट। मतलब लिखिए मेरे साथ साथ, परसेंटेज चेंज इन आउटपुट इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन इनपुट। इसका मतलब क्या है कि अगर इनपुट 100% से बढ़ा फॉर एग्जांपल, तो आउटपुट बढ़ जाएगा मान लो 150% से। क्या ये एग्जांपल समझ में आया? नीचे जो मैंने लिखा, क्या ये एग्जांपल समझ में आया? यस। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल के अंदर क्या होता है? सेम प्रोपोर्शन के अंदर, दैट इज परसेंटेज चेंज इन आउटपुट इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन इनपुट। मतलब क्या है बच्चों? अगर इनपुट इंक्रीज होगा 100% से, तो आउटपुट इंक्रीज होगा
100% से। क्या ये बात समझ में आई? इसका एक और नाम भी है, इसको मार्क करें, इसको हम बुलाते हैं लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। फिर अगला आता है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसका फॉर्मूला लिखिए, परसेंटेज चेंज इन आउटपुट इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन इनपुट। इसका मतलब क्या है कि अगर इनपुट इंक्रीज हुआ 100% से तो आउटपुट इंक्रीज होगा, मान लेते हैं 50% से। सर इसमें नेगेटिव क्यों नहीं जाता? हाँ, नेगेटिव क्यों नहीं जाता? वहाँ तक कभी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन दी लॉन्ग रन जाएगा ही नहीं। आप खुद सोच के देखिए, आपके पास एक छोटी फैक्ट्री है, आप चाहे उसको जितना मर्जी बड़ा कर लीजिए, आउटपुट अल्टीमेटली आपका इंक्रीज ही होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि फैक्ट्री का साइज बढ़ाने की वजह से आउटपुट उल्टा कम हो गया, थोड़ा सा ही बढ़ेगा बट बढ़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, तीनों सिनेरियोज के अंदर आउटपुट इंक्रीज ही हो रहा है, कहीं पे भी ऐसा नहीं हो रहा कि आउटपुट डिक्रीज हो गया हो, दैट इज नेगेटिव सिनेरियो नहीं हो रहा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है यहाँ तक हम? तो ये था आपका स्टेज नंबर 2 और ये स्टेज नंबर 3। इसके अंदर कोई डाउट किसी बच्चे को? इसका एक और नाम भी है जो मैंने मार्क करवाया है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर हो रही है? बढ़ सकते हैं आगे। प्रोडक्शन के चैप्टर का आखिरी टॉपिक है आइसोक्वांट। आइसोक्वांट समझने के लिए आपको इंडिफरेंस कर्व आना बड़ा जरूरी है। कौन से चैप्टर में पढ़ा था बच्चों इंडिफरेंस कर्व? कंज्यूमर बिहेवियर में। क्या बात, ये लड़का तो मतलब आज अखिल की आवाज़ है ना ये? अखिल बाबू वेरी गुड। मुझे तो लग रहा है वहाँ पे जाके एग्ज़ाम की तैयारी कम, ये यहाँ की तैयारी चल रही है आपकी। एक बच्चे का यहाँ पे भी जवाब आया, वृंदा गुप्ता, वेरी गुड। 2 ही बच्चों को बस पता है, बाकी सब बच्चे सो रहे हैं क्लास में। कंज्यूमर बिहेवियर के चैप्टर में पढ़ा था ना हमने इंडिफरेंस कर्व। इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 गुड्स दैट गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। कुछ याद है? जिस तरीके से हमने कंज्यूमर बिहेवियर के चैप्टर में इस चीज़ को पढ़ा था, सेम तरीके से ये इंडिफरेंस कर्व ही होता है, बट ये इंडिफरेंस कर्व किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है? प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइसोक्वांट इज नथिंग बट इंडिफरेंस कर्व फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू? प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको मार्क करें मेरे साथ साथ, आइसोक्वांट्स ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट इंडिफरेंस कर्व। प्रोड्यूसर का इंडिफरेंस कर्व है ये, जैसे वो कंज्यूमर का इंडिफरेंस कर्व था, है ना पूनम? ये किसका इंडिफरेंस कर्व है? प्रोड्यूसर का। इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच गिव द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। इन शॉर्ट इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस, लिखो ये जो लिख रहा हूं मैं, अब आपने लिखना है साथ साथ में, वेरियस कॉम्बिनेशंस of 2 inputs that give same output। इसे कहते हैं आइसोक्वांट्स। 2 इनपुट के अलग अलग कॉम्बिनेशन से जो सेम लेवल ऑफ आउटपुट देता है, इसे बोलते हैं आइसोक्वांट। अच्छा, मुझे बताइए इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज याद है या नहीं याद? कुछ याद है बच्चों? चलो देखते हैं कितना याद है। चलो अब तो ये बताएंगे। सर दो एक्सेस को नहीं छू सकते। चलो वेरी गुड। तो इसे स्टार्टिंग सीक्वेंस वाइज याद है नहीं? नालायक बच्चों को यही याद होती है सबसे पहले। देखो और कोई याद है? नहीं, नेवर इंटरसेक्ट। चलो यहाँ से शुरुआत। इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। हाँ भाई, मैंने आपका नाम पहले ले दिया ना, नालायक बच्चों को वही याद होती है। देखो कितने खुश हो रहे हैं। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कुछ याद आ रहा है? और हाँ याद? ये याद है या नहीं है? मतलब ऐसा कुछ पढ़ रखा है? याद है ना? और क्या क्या थी बताओ?
नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और जितना ज़्यादा हायर आइस का वो इंडेक्स का होगा उतनी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन। नेवर, उसके बाद नेवर टच एक्स और वाई एक्सिस। सौम्या पांचवा बताओ आप। इसके अलावा पांचवा बता दो। हाँ, हायर हायर द आइसोकॉन्ट, हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन की जगह आउटपुट हो जाएगा। इस तरीके से जो हमने प्रॉपर्टीज वहां पढ़ी थी वही प्रॉपर्टी सेम टू सेम है। अब यहाँ पे बच्चों रीजन भी सेम है, सब कुछ। अगर बाई चांस आपको एग्जाम में प्रॉपर्टी से लिंक्ड आ जाए ना कुछ, तो ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए इसको साइड पे। यहाँ पे ड्यू टू इनवर्स रिलेशन। अच्छा बच्चों मुझे ये बात बताइए, कॉन्वेक्स क्यों होता था? ड्यू टू MRS इज डिक्रीजिंग, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिक्रीजिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग इसकी वजह से क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है। बट कॉन्वेक्स क्यों था? बिकॉज MRS। अब यहाँ पे वो MRS की जगह बन जाता है MRTS इज फॉलिंग। MRTS का मतलब क्या होता है बच्चों? हाँ हाँ ठीक है, बता दो प्रभात। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये तो पहले पढ़ा था, बस यहाँ पे आ जाएगा टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। वेरी गुड, ठीक है ना। बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम टू सेम है। यहाँ पे बस ध्यान रखिएगा, पहले क्या होता था? वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे क्या है? वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स दैट गिव सेम लेवल ऑफ आउटपुट। हाई, हाँ ओके, आउटपुट ठीक है। ज्योति कोहली ओके, लिखिए इसको जल्दी से, जल्दी टेपा मारो ना। क्या थक गए आप भाई? डन। क्या बात भाई, टेपने के मामले में एक ही बच्चे का नाम सबसे आगे आता है, बताओ। सुहानी मित्तल। चलो बड़े आगे, चलो लिख लो, चलो जल्दी से। नेक्स्ट, आइसो कॉस्ट लाइन के, आइसो क्वांट के बाद आती है एक आइसो कॉस्ट लाइन। कहाँ गए भाई? ये रही। आइसो कॉस्ट लाइन इज जस्ट लाइक बजट लाइन। इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स। टू फैक्टर्स मतलब टू इनपुट्स, बट विद गिवन एक्सपेंडिचर या आउटले या फिर कॉस्ट। अगर आपके पास एक गिवन अमाउंट ऑफ कॉस्ट है, उसके अंदर आप कितना इनपुट्स खरीद सकते हो। मुझे बताइए इन सब में से सस्ता, सबसे सस्ता कॉम्बिनेशन कौन सा है? AB, चीपेस्ट। मोस्ट एक्सपेंसिव, अच्छा EF, ओके। यहाँ पे सबसे सस्ता कॉम्बिनेशन, सबसे महंगा EF का लाइन। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कॉस्ट बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे पीछे जाते जाएंगे कॉस्ट कम होती जाएगी। सिंपल। किसी को डाउट हो बच्चों प्लीज पूछते जाइएगा, ठीक है ना। और ये रहा हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोडक्शन चैप्टर। इसको बोलते हैं प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन।
व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन? प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा? हमें टू प्रोड्यूस गिवन आउटपुट इन मिनिमम कॉस्ट। लिखिए, हाँ, सी, ये आपको प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं इसे, ध्यान रखिएगा। दिस इज नॉट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ने के लिए अभी हम आगे आएंगे। ये प्रोड्यूस करने का ऑप्टिमाइजेशन लेवल है। मतलब आपको अगर 100 यूनिट्स बनाने हैं, सबसे सस्ते के अंदर कैसे बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग, देखिए ना, अब सबसे महंगा यहाँ पे है, मोस्ट एक्सपेंसिव चीपेस्ट, और ये रहा आइसोक्वांट। तो जहाँ पे ये टेंजेंट है वहाँ पे आपको प्रोड्यूस करना चाहिए। ऐसा कुछ डायग्राम आपने कंज्यूमर बिहेवियर के चैप्टर में भी कर रखा है। C is the tangent point of the given isoquant with isocost line represents the least cost combination of factors of production at given output. Least cost combination of factors producers इक्विलिब्रियम नहीं आना चाहिए, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। चलो एनीवेज, तो समझ में आ रहा है डायग्राम? बोलो हाँ या ना। इसी के साथ आपका प्रोडक्शन का चैप्टर कंप्लीट होता है। फटाफट से ऑनलाइन वाले बच्चों मुझे कंफर्म करें, क्या आज का ये सेशन आप सबको समझ में आया? बोलो यस और नो। यस सर। यस, चलिए।